हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मुख्य परीक्षा की श्रृंखला पर आज हम आधुनिक भारत का इतिहास सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, जो कि मुख्य परीक्षा के न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। तो दोस्तों वीडियोस के साथ बने रहें, और यदि हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे सभी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्कर का। दोस्तों, ये हमारी श्रृंखला का 11वां नंबर का वीडियो है। इससे पहले जो भी 10 वीडियो आ चुके हैं मुख्य परीक्षा के न्यू पैटर्न पर आधारित है, तो आप सभी वीडियोस को एक एक करके देख लें, जिससे आपको मुख्य परीक्षा को के पैटर्न को समझने पे और नए पैटर्न को फॉलो करने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए.ओ. ह्यूम के बारे में पूछा गया है। तो ए.ओ. ह्यूम जो है, इनका जो पूरा नाम है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम बोला जाता है इन्हें। और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देख लेते हैं कि भारत में यह एक अवकाश प्राप्त ICS अधिकारी थे। ठीक है, ICS अधिकारी थे। इन्होंने लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और तीसरा, उन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 पॉइंट जो 3 मार्कर के हिसाब से सटीक बैठते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्लासी का युद्ध पूछा गया है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद में सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात की वजह से नवाब पराजित हुआ। मतलब सिराजुद्दौला जो पराजित हुए थे, सेनापति मीर जाफर की विश्वासघात के कारण पराजित हुए थे। और इसी के साथ भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाती है इस युद्ध के बाद में। तो और सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। तो इतना फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण है, जो कि आपको 3 मार्कर में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प का सिद्धांत, हड़प की नीति का जो सिद्धांत था उसके बारे में पूछा गया 3 मार्कर में। तो हम जान लेते हैं कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 में हड़प नीति अपनाई थी। और इस नीति के तहत निसंतान शासकों को गोद निषेध के तहत उनके साम्राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाना था। और इसके तहत सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र में 1848 में, संबलपुर, उदयपुर, झांसी आदि राज्यों को मिलाया गया था। ठीक है, तो अंग्रेजों के लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह हड़प नीति का सिद्धांत लाया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा गया है। तो इससे संबंधित देख लेते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। प्री में भी यह मतलब क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और मेंस में भी 3 मार्कर में ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाने की संभावनाएं रहती है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में लाया गया था। इस एक्ट का उद्देश्य देसी भाषा में समाचार पत्रों का नियंत्रण करना था। इस एक्ट की सर्वाधिक प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश ने को झेलना पड़ी। ठीक है, तो यह इसकी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश को झेलनी पड़ी थी। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित थे, आप लोग याद रखिए। काकोरी कांड से संबंधित पूछा गया है 3 पॉइंट। तो अब देख लेते हैं कि 25 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर रेलवे मार्ग पर काकोरी नामक स्टेशन पर अंग्रेजी खजाना लूटा गया, जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। और इसके प्रमुख अभियुक्त थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लोहड़ी और रोशन सिंह और सचिन सान्याल। तो ये काकोरी कांड की संपूर्ण घटना थी, जो कि आपको 3 मार्कर पे इतना आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आप लोगों से जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे देना है कि अभी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड का नाम बदलकर एक नया नाम दिया है। तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। ठीक है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 मार्कर की ये क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ किए गए सुधारों का मूल्यांकन करें। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा जो सुधार किए गए थे
वो हम देख लेते हैं कि भारत में औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के क्रम में अंग्रेजों द्वारा अनेक सुधार अनेक वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ किए गए। जैसे कौन कौन से सुधार किए गए थे, तो इसमें पहला है 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा उन्मूलन कानून बनाना, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा यह सुधार किए गए थे। उसके बाद में 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। तीसरा है 1872 में मैजेटिक मैरिज कानून, और चौथा है कि 1833 में दास प्रथा की समाप्ति। तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा सुधार किए गए थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। और हम लास्ट में कंक्लूजन के रूप में दे सकते हैं कि प्रारंभ में अंग्रेज़ों के द्वारा प्रारंभ किए गए सुधार जहां उनके मानवीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं, वही बाद के वर्षों में औपनिवेशिक मानसिकता के साथ ईसाई मिशनरियों ने भारतीय समाज में अनावश्यक बुराई प्रारंभ कर दी। परंतु यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन सुधारों ने एक श्रृंखला प्रारंभ कर दी थी। मतलब सुधारों की एक श्रृंखला यहाँ से प्रारंभ हो गई थी, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा समय समय पर कुछ नए इन्वेंशन किए गए, जो कि आज भी उनके किए गए कार्य हम स्थलाकृतियों के रूप में और बहुत सारे इन्वेंशन के रूप में आज भी हम याद करते हैं। तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। 5 मार्कर का दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो इसमें ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की विशेषताएं पूछा गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के जरिए न्याय व्यवस्था की नींव रखी गई, जिसमें से कॉर्नवालिस एवं विलियम बेंटिक के समय महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। तो ये दो नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में कि इन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे। तो जान लेते हैं कि पहला है कानून का शासन, ठीक है। तो इसमें ब्रिटिश प्रशासन कानून के अनुसार चलाया जाता था, ना कि शासन की सनक या व्यक्तिगत इच्छानुसार, ठीक है। तो ये किसके अनुसार चलाया जाता है? ब्रिटिश प्रशासन के अनुसार नहीं, कानून के अनुसार चलाया जाता था ना, ब्रिटिश प्रशासन के कानून के अनुसार, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि कानून के जरिए प्रजा के अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं जिम्मेदारियों को परिभाषित किया। थर्ड पॉइंट है कानून के सम्मुख समानता, जिसके अनुसार कानून के सम्मुख सारे मनुष्य बराबर होंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि कानून के शासन के द्वारा कुछ हद तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी गई, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट थे। इसके बाद लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन कि परंतु उपरोक्त विशेषताएं व्यवहारिक रूप से लागू नहीं थीं। त्रुटिपूर्ण कानून, उपनिवेशिक हित, भारतीयों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार, महंगा न्याय इस व्यवस्था के अन्य पक्ष थे। तो इतना आप लोगों को इस क्वेश्चन संबंधित पता होना चाहिए, ठीक है। आप अपने तरीके से भी क्वेश्चन को डिजाइन फ्रेमिंग कर सकते हैं। पहले ऊपर एक छोटा सा मतलब एक छोटा इंट्रो देना है, बीच में मेन बॉडी में 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन, मतलब 50 शब्दों में 5 मार्कर के क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। अभी से वैसी प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आपको इस पर बहुत हेल्प होगी। और लिख के तो प्रैक्टिस जरूर करें, मेंस परीक्षा को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन हम मॉडल आंसर के तहत दे रहे हैं, तो चाहे तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फॉर्मेट है 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 200 शब्दों में हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है, जिसमें 150 से मतलब 1.5 पेज से 2 पेज के करीब हमें लिखना अनिवार्य होता है अच्छी मार्किंग के लिए। तो इसके बारे में हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति का विद्रोह क्यों असफल रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो हम देख लेते हैं कि 1857 का विद्रोह, जिसका प्रारंभ तो उत्तर एवं मध्य भारत के सिपाही के रूप में हुआ, परंतु समय के साथ इसने किसान, दस्तकार, दुकानदार, मजदूर, ग्रामीण जनता, साधारण आम जनता भी हथियार लेकर उठ खड़ी हुई, ठीक है। और इस व्यापक भागीदारी के कारण ही यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। परंतु यह स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता के चरम लक्ष्य को पाने में असफल रहा, ठीक है। कैसा रहा? असफल रहा। और क्यों असफल रहा? योग्य नेतृत्व का अभाव रहा है इसमें, इसलिए यह असफल रहा। इसके कारणों की पड़ताल करने के लिए निम्न कारण सामने आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कारण हैं वो हम जान लेते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहला कारण है कि विद्रोह का विस्तार सीमित होना,
ठीक है। पहला है विद्रोह का विस्तार सीमित होना, तो इसके बारे में आप छोटे छोटे एक एक दो लाइनों में आंसर दे सकते हैं कि पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यह विद्रोह प्रमुख रूप से उत्तरी एवं मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहा। पंजाब, कश्मीर, दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्से अछूते ही रहे। ठीक है, तो कुछ हिस्से अछूते रह गए थे, तो इसका विद्रोह सीमित एरिया में ही था। इस वजह से योग्य नेतृत्व का अभाव इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक माना जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि देसी नरेशों एवं सामंतों का असहयोग। ठीक है, तो इसमें इनके द्वारा विद्रोहियों से न केवल असहयोग किया गया बल्कि अंग्रेजों की मदद भी की गई। तो कुछ अपने ही देश के होते हैं जो लोगों ने अंग्रेज़ों की मदद की थी और जिसकी वजह से अंग्रेज इस में सफल रहे और भारतीय इसमें 1857 की क्रांति में असफलता का सामना करना पड़ा भारतीयों को। तो तीसरा पॉइंट है कि जन समर्थन का अभाव। तो भारतीय समाज के उच्च एवं मध्यम तबके इससे अलग रहे। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि योग्य नेतृत्व का अभाव। आ गया वो पॉइंट जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें मेन योग्य नेतृत्व का अभाव रहा है। तो विद्रोही नेता एकजुट एवं संगठित होकर विद्रोहियों का नेतृत्व नहीं कर सके, ये एक महत्वपूर्ण कारणों में से एक रहा है 1857 क्रांति के असफल होने का। पांचवा पॉइंट है कि विद्रोहियों के सीमित साधन। तो विद्रोहियों के सीमित साधन से संबंधित देख लेते हैं कि विद्रोहियों के पास धन शास्त्रों का अभाव था, संचार साधनों पर भी अंग्रेजों का अधिकार था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। छठवां पॉइंट है कि निश्चित उद्देश्यों की कमी रही है। तो इस विद्रोह के पीछे ना कोई रचनात्मक विचारधारा, ना ही भविष्य की योजना, ना ही बेहतर राज पद्धति का स्वरूप था। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। और सातवां पॉइंट है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शक्तिशाली पक्ष। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से युक्त ब्रिटेन भारत में अपना अधिकार बनाए रखने के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए कटिबद्ध थे। तो ये भी एक 7 पॉइंट होगा ये हमारे। अब यहाँ पे सारे पॉइंटों को लिख के छोटा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। लास्ट में एक आपको कंक्लूजन के रूप में देना होता है 11 नंबर के सभी क्वेश्चन पे कि अतः योग्य नेतृत्व की कमी को उच्च शिक्षित वर्ग के असमर्थन से भरा ना जा सका, जिसमें संसाधनों की कमी एवं उद्देश्यों की अस्पष्टता से यह विद्रोह जल्द ही समाप्त हो गया। परंतु संगठित होने की प्रेरणा, राष्ट्रवाद का प्रसार एवं उस सबसे बढ़कर स्वतंत्रता हेतु लोगों में प्रेरणा का प्रसार इस आंदोलन में हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जब आंदोलन समाप्त हो जाता है, लोगों में असफलता को देखने को मिलती है, लेकिन लोगों के मन में एक आ गया था कि हमें यदि हम मिलकर रहेंगे और मिलकर काम करेंगे तो आगे हम भारत देश को आज़ाद कर सकते हैं। और 1857 क्रांति को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, तो वो भी आप लोग याद रखिए। दोस्तों, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जिनसे भी मुख्य परीक्षा में बैठना है। और आगे 2021 के MPPSC की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन है कि ये वीडियो को अभी से देखते चलें, इससे आपको एग्ज़ाम में आगे बहुत हेल्प होगी और इससे आपका प्री के भी आंसर तैयार होते जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए ओवरऑल फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों धन्यवाद, वीडियोज़ के साथ बने रहें और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो पर।